निम्नलिखित मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित विधि के सिद्धांतों का उल्लेख है। एकीकृत बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रशासनिक तथा न्यायिक कल्प कृत्यों के भेद को नगण्य कर दिया था तथा प्रशासनिक कृत्य में भी न्यायिक कल्प जैसा नैसर्गिक न्याय को नियोजित करने पर बल दिया था। भले ही दो विरोधी हितों वाले पक्षकार ना हो अथवा पक्षकार में विवाद ना हो, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि प्रशासनिक शक्ति तथा न्यायिक कल्प शक्तियों में विभाजन अत्यंत ही सूक्ष्म है तथा वह धीरे धीरे समाप्ति हो रही है। इस बात को यह तय करने के लिए क्या कोई शक्ति प्रशासनिक है अथवा न्यायिक कल्प है, यह देखना आवश्यक है कि प्राधिकारी को दी गई शक्ति किस स्वभाव की है। वह व्यक्ति जिसको शक्तियां प्रदान की गई है कौन है। वह कानून जो इस प्रकार की शक्तियां निहित करता है कैसा है। शक्तियों के प्रयोग के फलस्वरूप क्या क्या परिणाम उत्पन्न होते हैं तथा शक्तियों के प्रयोग में कौन सी विधि है। एक लोक कल्याणकारी भारत जैसे देश में जहां विधि शासन के सिद्धांत अनुवर्तित किए जाते हैं तथा उसी से शासन को नियंत्रित किया जाता है, वहां प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में तीव्रता से वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में विधि शासन की कोई महत्ता नहीं रह जाएगी। यदि राज्य के विभिन्न अधिकरण अपने ऊपर आरोपित कार्यों को न्यायिक ढंग से न पूरा करें, न्यायिक ढंग से कार्य करने की आवश्यकता सारता इस बात पर बल देती है कि कार्यों को सही तरीके से नियोजित अनुचित का ध्यान रखकर किया जाए, न कि मनमाने ढंग से अथवा द्वेष भाव से किया जाए। सभी विगत वर्षों में न्यायिक कल्प शक्ति की विचारधारा में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। कुछ वर्षों के पूर्व जो कार्य प्रशासनिक स्वभाव में माना जाता था, अब न्यायिक कल्प स्वभाव का माना जाने लगा है। मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। उच्चतम न्यायालय ने इस वाद में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को एक नया विस्तार दिया है और उसे अमेरिकी सम्यक विधि प्रक्रिया में बहुत नज़दीक ला दिया है। सर्वोच्च अदालत ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रत्येक प्रशासनिक कार्रवाई में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने इस नियम को अब संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को आवश्यक अंग मान लिया है। वर्तमान लोक कल्याणकारी विधायनों के संदर्भ में अब यह समय आ गया है जबकि मौलिक स्वतंत्रता तथा सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों तथा निहित निजी स्वार्थों के मामलों के संबंध में नैसर्गिक न्याय के नियमों के प्रयोग में अंतर करना पड़ेगा। हारला बनाम राजस्थान राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि जब तक कोई अधिनियम अथवा अन्य कोई लिखित प्रकाश द्वारा जनता को पूर्ण रूपेण अवगत नहीं कर दिया जाता, उसमें कोई बल नहीं होता। यह मामला पुराने जयपुर राज्य से संबंधित है। महाराजा की आवश्यकता में क्राउन के प्रतिनिधियों ने एक मंत्रिमंडल नियुक्त किया जो 1922 ईस्वी में इस राज्य का शासन चलता था। 1922 में क्राउन ने एक अधिनियम जिसमें जयपुर अफीम अधिनियम कहते हैं पास करने का प्रस्ताव पास किया। यह अधिनियम कभी भी प्रकाशित नहीं किया गया। हरला अभियुक्त इस अधिनियम के तहत दोषसिद्धि किया गया था, उसके ऊपर 60 रुपयों का जुर्माना लगाया गया था। उच्चतम न्यायालय ने इस दंड को अपास कर दिया और यह घोषित किया कि अधिनियम बिना किसी बल के है। यह नैसर्गिक न्याय का एक मान्य सिद्धांत है कि कानून जनता के मालूम होने चाहिए, यह समुचित रूप से बनाया जाए तथा प्रकाशित किया जाए। प्रकाशन तथा सुगमता नैसर्गिक न्याय की अपेक्षाएं हैं जो कानून के साथ होना चाहिए। अतएव किसी भी अधिनियम, नियम, विनियमन आदि के कानून बल देने के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रकाशित किए जाएं और जनता को उसकी जानकारी कराई जाए। हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ के मामला में द दिल्ली लॉज एक्ट के मामले में एक ऐसा मामला था जिसमें उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय अधिनियम के उपबंध को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित किया था कि उसमें प्रत्यायोजन की अनुज्ञात सीमाओं का उल्लंघन हुआ था। संसद ने ड्रग तथा मैजिक
रेमडीज विज्ञापन अधिनियम 1954 को कुछ औषधियों में विज्ञापन को रोकने के लिए पास किया था। इस अधिनियम में अनेक अन्य बातों के साथ किसी ऐसे विज्ञापन के प्रकाश को वर्जित किया था जिसमें किसी ऐसी औषधि के विज्ञापन की बात कही जाए जो रतिजन्य रोग के उपचार, रोकथाम तथा निदान से संबंधित है। न्यायालय ने अधिनियम की धारा 3 को अवैध अभिनिर्धारित किया क्योंकि उसके अंतर्गत कोई समुचित पथ प्रदर्शन अथवा मानदंड उल्लेखित नहीं किया गया था। न्यायाधीश कपूर ने न्यायालय की तरफ से निर्णय देते हुए स्पष्ट किया था कि संसद ने कोई आधार नहीं बताया, न किसी मानदंड को निश्चित किया तथा किसी को ऐसे सिद्धांत का उल्लेख किया जिसके अनुसार विशेष रोग को अथवा किसी विशेष दवा को अनुसूची के अतिरिक्त रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। न्यायालय ने पुनः यह संप्रेक्षण किया था, विधानमंडल अथवा कानून बनाने की शक्ति को प्रत्यायोजित नहीं कर सकता, किंतु वो ऐसे कानून बना सकता है जिसमें कुछ दशाओं अथवा स्थितियों को निर्धारित करने की शक्ति को प्रत्यायोजित किया जा सकता हो, जिसके आधार पर कानून गौण रूप से बनाया जा सकता है। इस संबंध में प्रत्यायोजित प्राधिकारी का विवेकाधिकार इतना अधिक विशाल नहीं होना चाहिए कि प्रत्यायोजन की सीमाओं का पता लगाना ही असंभव हो जाए। कुछ ऐसे निश्चित सीमाएं होनी चाहिए जिसके अंतर्गत प्रशासनिक प्राधिकारियों की शक्तियों का प्रवर्तनीय किया जा सकता है। प्रत्यायोजन इतना अभिनिश्चित नहीं होना चाहिए कि विधानमंडल की विधायी शक्तियों का परित्याग करना पड़े। धन्यवाद।